राजपथ पर यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ अब नया है। पर क्या असल में जम्मू कश्मीर में सब कुछ नया है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अलग अलग पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, नए नए लोगों को रिक्रूट किस तरह से किया जाए, उनको रोजगार किस तरह से दिया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। पर क्या वो रोजगार देने पर जब बातचीत होती है तो जो बीच में खामियां नजर आती हैं, वो खामियां हम फिर किसके सिर पर डालें? क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब में अगर कोई पिसता है तो वो है जम्मू कश्मीर का युवा। हम कहते हैं युवाओं को आगे लाना है, जो युवा है वो ही देश की शक्ति है। पर क्या असल में हम इस बात पर अमल भी रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सब पर बातचीत करने के लिए एक युवा डीडीसी मेंबर ही इस समय मेरे साथ में मौजूद है। जसबीर जी इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमने राजपथ पर देखा कि एक नया चेहरा जम्मू कश्मीर का निकल के वहां पे सामने आया कि सब कुछ चेंज है जम्मू कश्मीर में। क्या असल में आपको लगता है जम्मू कश्मीर में सब कुछ चेंज है? देखिए, मैं खुद आशावादी इंसान हूँ और लगातार पिछले कुछ समय में जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, क्योंकि मैं खुद पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हूँ, गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो आज जो है लोगों के साथ साथ खास करके युवा पीढ़ी हमें भी पूछती है कि बताएं आप सिस्टम में बैठ के क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारी डिसीजन मेकिंग की एक लिमिटेशन रहती है कि यहाँ तक आप फैसले कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन करने की बात है, इश्यूज को रेज करने की बात है, तो मुझे लगता है कि एक युवा रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी युवाओं के संबंधित इशू हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी इशू है जो जनरल इशू है लेकिन मेरे अपने लोगों का इशू है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जैसे इशू है, वो तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब जनरल में सॉल्व नहीं होगा पूरे जम्मू कश्मीर को लेके। खास करके इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ समय में हमने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, एक नई सोच के साथ काम करने की कोशिश की है और एलजी प्रशासन बहुत दौड़ा है, मैं जानता हूँ, माननीय एलजी साहब खुद बहुत दौड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बैलेंस नहीं कर पाए, स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए। मुझे सबसे बड़ी घुटन तो ये महसूस होती है कि पिछले कुछ समय में हमने बहुत से फैसले ऐसे किए जिन्होंने ये साबित किया कि जनाब इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए 4-5 लोग काफ़ी नहीं है। अमित शाह जी तो कह गए कि 30-40 हज़ार लोग जो है वो चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, लेकिन यूथ पॉलिसी वो नहीं बना रहे, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे, टेम्परेरी जिनको एंगेज किया गया है उनको मिनिमम वेजेस हम नहीं दे पाएंगे, या फिर जो लेफ्ट आउट रह गए हैं उनको एंगेज हम नहीं कर पाएंगे, या फिर जेकेएसएसपी जो संदेह के घेरे में है उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये काम तो उन्हीं लोगों का है जो ऊपर पॉलिसी मेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो है आज तो सिर्फ जेकेएसएसबी की भूमिका संदेह के घेरे में है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो ये जो हमारे जैसे आशावादी लोग भी हैं, क्योंकि जब पब्लिक बार बार क्वेश्चन करेगी, मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खुद पंचायती राज से आता हूँ, साल 2021-22 के बजट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को 10-10 करोड़ मिला, सारी जो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है जम्मू कश्मीर की। गाइडलाइन ये थी कि आपको 31 दिसंबर तक इसका 70% हिस्सा खर्च करना है। हमने अपने प्लान पिछले साल मुझे लगता है कि मई में ही सबमिट कर दिए थे, मई 2021 में हमने 2021-22 के लिए अपने प्लान सबमिट कर दिए थे, यानी कि इनफ टाइम था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब ये प्लान हमने सबमिट किए तो हमने ये कहा भी था कि जनाब पहाड़ी एरिया है जो वहाँ अदर स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, अगर स्नोफॉल नहीं भी हुई तो मौसम बड़ा एडवर्स हो जाता है, वहाँ आप काम कर नहीं पाएंगे, और दिसंबर के बाद मार्च तक तो काम करने का मतलब ही नहीं है। तो जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसको पहले शुरू कीजिए। अक्टूबर नवंबर में हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं, दिसंबर में काम हो नहीं पाए, पैसा यूटिलाइज हो नहीं पाया, 31 दिसंबर जा चुका है, गाइडलाइन इन्होंने बदली नहीं, इलास्टिक इन्होंने चीज़ों को किया नहीं। अब मसला ये बना है कि मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ थी, उसको मैं 31 दिसंबर से पहले नहीं कर पाया हूँ किसी वजह से, जहाँ उसका टेंडर नहीं हो पाया, एस्टीमेट नहीं बन पाया, जहाँ फिर किसी तरीके से हम ग्राउंड पे उसको नहीं उतार पाए। तो अगर आप उसको 31 दिसंबर के बाद करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक, यानी कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक, तो आप फिलहाल अभी तक की जो गाइडलाइन है उसका सिर्फ 30% पैसा ही निकाल पाएंगे, यानी कि 100 रुपये आपने काम भले ही 100 का किया हो लेकिन पेमेंट आपको सिर्फ 30 की होगी। तो कहने का मतलब ये है, मतलब डीडीसी भी परेशान, युवा परेशान, तो फिर इस समय सही कौन है? मैं वही कहना चाहता हूं। मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी कि ये वो चीजें हैं जो फैसले इन्होंने किए हैं। इसके लिए हमें नहीं पूछा था कि हम टेंडरिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं, हमें इन्होंने नहीं कहा था कि हम आरडीडी को इसमें ला तो रहे हैं लेकिन कितने तक ला रहे हैं या कितनी आपको रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप
ग्राम पंचायतों को रिलैक्सेशन देते तो वो रिलैक्सेशन डीडीसी को तो नहीं थी ना, वो तो काम उन्होंने कराना था। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये पॉलिसी मेकिंग है ये लोग कर रहे हैं, और इन लोगों ने जो फैसले किए आज वो उल्टे पड़ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, अगर ये फैसले इसी तरीके से करते रहे तो आज जेके एसएसबी संदेह के घेरे में है, कल उपराज्यपाल प्रशासन संदेह के घेरे में होगा। मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, जो यंग रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं नहीं कहूँगा, झूठ बोलूंगा, दो सुर वाला गला रखूंगा तो वैसे नया जम्मू कश्मीर बनेगा नहीं। तो मैं जो सोचता हूँ वो सीधा कह रहा हूँ। प्रशंसनीय है कि एलजी साहब बहुत दौड़ते हैं, मैं मानता हूँ बहुत मेहनती है, आप लेकिन कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक आप जगह कह रहे हैं कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा। क्या उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व हैं, या उनमें वो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो आपको लगता है कि कार्य कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं पहले भी कई बार जब इंटरेक्शंस हुई है तो मैंने ये कहा है, और जग जाहिर है हमारा जो जिस इलाके को मैं सर्व करता हूँ वन ऑफ द टफेस्ट इलाका है, वहां से आता हूँ जम्मू कश्मीर का, तो मीन्स के सीधा ग्राउंड लेवल से आ रहा हूँ। ग्राउंड के हालात मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड में जो हालात हैं उसको लेके एलजी प्रशासन यहाँ तो उसको जानता नहीं है, और अगर ये जानते हैं तो माननीय एलजी साहब को बताते नहीं है। तो ग्राउंड के हालात ये हैं। एलजी प्रशासन में आप किनको बोल रहे हैं? एडवाइजर साहब को? मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी वहाँ पे टीम बैठी है, जो थोड़े से 5, 7, 10, 20 लोग उन्होंने इकट्ठे किए हैं फैसले करने के लिए। जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर वो नहीं बना पाएंगे। मैं सीधा कह रहा हूँ, आप 10-15 लोगों के सारे नया जम्मू कश्मीर नहीं बना सकते, और मेरे पास तर्क भी है इसके लिए। और मेरा तर्क ये है, अगर आप ये मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर की आबादी 125 से 30 लाख है, एक एस्टीमेट लगाए हम, और देश की एवरेज देखें कि देश कहता है कि हमारे 65% पब्लिक युवा है, यानी कि उस हिसाब से भी लेके चलें तो मुझे लगता है कि 70 से 80 लाख जो है आपके जम्मू कश्मीर के निवासी वो युवा होने चाहिए। यानी कि अगर आपको नया जम्मू कश्मीर बनाना है तो ये जो सेक्शन है, ये 70-80 लाख युवाओं वाली सेक्शन है, इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक अच्छी यूथ पॉलिसी, एक ऐसी युवा नीति जो सबको इंक्लूसिव तरीके से डेवलप कर पाए, हमारे पास है नहीं है। एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका मिल पाए, क्या हमारे पास है? घिसी-पिटी है, अपडेटेड नहीं है, ठीक ना। तो यानी कि यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी, हमारे पास कोई अपडेटेड यूथ स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। एक तो ये हो गया। तीसरी चीज़ होती है कि इन 70-80 लाख युवाओं को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हर किसी को रोजगार चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर किसी को अपना परिवार सर्व करना है, तो एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर आपके पास है नहीं उतना फिलहाल कि आप जो है वो लार्ज स्केल पे ये जो है वो एक्सपेक्ट करें कि प्राइवेट सेक्टर इनको जॉब देगा, हमारे सारे यूथ एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर दे भी दे तो भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर को सर्व करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है जी। तो वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपके पास नहीं है। पिछले कई सालों से सारे कंसर्निंग विभाग जो है ऊपर सरकार को बता रहे हैं कि जनाब, आप कह रहे हैं कि वो पॉलिसी नहीं है, पर वो आहिस्ता आहिस्ता तो कह रहे हैं कि हमने 25,000 जॉब दिया, हमने 50,000 जॉब दिया, हमने ये किया तो हमने वो किया। अभी भी थोड़े दिन पहले दोबारा से अमित शाह जी द्वारा कहा गया कि 5 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर के रास्ते पे है। नहीं, आप देखिए ना, मसला ये है जनाब, मैं वही कह रहा हूँ कि जमीनी हालात बहुत अलग हैं। नई दिल्ली से तो हम बड़े दूर थे पहले भी, लेकिन आप देखेंगे कि अब जम्मू और श्रीनगर से भी दूरी बढ़ने लगी है गाँव की। असली लाइफ है उसकी ज़िंदगी, हमारी जहाँ की राजधानियाँ हैं इनसे भी बहुत बढ़ने लगी है, क्योंकि राजभवनों तक हमारी आवाज़ पहुँच नहीं रही गाँव की ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में लगातार डिपार्टमेंट्स ने बताया है सरकार को कि जनाब, क्योंकि मैं जब अपने डिपार्टमेंट्स के साथ बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ यार पोस्टें खाली हैं, तो पता क्यों नहीं है सरकार को। तो मैं देखता हूँ कि सरकार को कंटिन्यूसली लिखा गया है कि यहाँ 100 पोस्टें थी, आज यहाँ 60 रह गई, अब 50 ही रह गई हैं, अब रिटायर हो गए 40 रह गई हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो ये बताती हो कि उन पोस्ट को हम कैसे फिलअप करेंगे। बजाय उसके रेशनलाइज करो। हर साल हम डिंडोरा पीटते हैं। आप कितने साल तक रेशनलाइज, यानी कि पहले यहाँ 10 थे, बाद में आप रेशनलाइज करेंगे तो सब में 9 हो जाएंगे, बाद में फिर तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पहले 10 होते थे, अब सबको आपने रेशनलाइज कर दिया, वहाँ 4 हो गए। यानी कि जो काम 10 लोग करते थे आप चाहते हैं कि वो 4 लोग करें। तो कुल मिला के हमारे पास कोई पॉलिसी। देन जिनको आपने एंगेज किया, पहला तो ये कि आप उनको जी ठीक है जी हम इनको परमानेंट करेंगे, आप फेल रहे, नहीं कर पाए। देन आपने एक सोच लेके आए कि हम इनको मिनिमम वेजेस देंगे, क्योंकि यूटी बन के केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो उसके हिसाब से जो बाकी यहाँ होता है तो थोड़ा बहुत हम इनको मिनिमम वेजेस देंगे। तो लोगों में एक उम्मीद थी, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, और कोई नए मेरे युवा साथी है ना जो नौकरी बाकी तैयारियां, पेपरों की तैयारियां छोड़ के कहीं किसी तरीके से यहाँ एंगेज हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं यार सरकारी है फिर भी तो हम कहीं ना कहीं रेशनलाइज हो जाएंगे। तो वो मिनिमम वेजेस 5 अगस्त 2019, 20, 21, और मुझे लगता है कि लंबा वक्त हो गया है, 2.5 साल के करीब समय हो गया है, 5 अगस्त हुए केंद्र शासित प्रदेश को अस्तित्व में आए,
और उसके बावजूद जो है आप देखेंगे कि वो जो मिनिमम वेजेस वाला जो एक वो था हमारा मसला था, वो सरकार हल नहीं कर पाई। जी, मैं एक सवाल आपसे रखना चाहूंगी। यहाँ पर सवाल बहुत सटीक भी होगा, अजीब भी होगा, कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है कि अगर हम और लोगों को लगाएं तो उनको पैसे दिए जाएं, या फिर इनको ये लगता है कि जितने लोग हैं काफी हैं, यही लोग काम करें तो करें, बढ़िया है, और लोगों को एंगेज करके क्या ही करना है, बाकी वो लोग अपना बिजनेस खोलें तो जो करना है करें। देखिए, यहाँ सच्चाई ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है, असली हालात इन लोगों को पता नहीं है। यहाँ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इनमें से अधिकतर को तो असली हालात पता नहीं है, और जिनको पता है तो वो इस पर कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ तक इसका सवाल है कि न्यू रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं कर रहे। अगर मेरी फैमिली है जनाब, मुझे पता है कि मान लो मेरे घर के 4 मेंबर्स हैं, वो दो जो है वो रोटी खाते हैं रोज़, और उनकी रिक्वायरमेंट है 2 रोटी की, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं जो है वो कहीं से भी अरेंज कर सकूं कि किस तरीके से उनको जो है 2 रोटी जो है अवेलेबल करानी है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। डेफिनेटली ये इशू है कि जो सरकारी जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है, आप जितना मर्जी दिखा लेंगी वो चमक रही है, वो चमक रही है, वास्तविकता यही है कि खोखली है। खोखली है क्योंकि हमने मेहनत की नहीं, हमने इसके पैर मजबूत नहीं किए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ग्रीन इकोनॉमी हो सकती थी, हाइड्रो इकोनॉमी हो सकती थी, हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी हो सकती थी, ये टूरिस्ट इकोनॉमी हो सकती थी, लेकिन इनमें से हमने इसको कुछ नहीं बनने दिया। यानी कि हमारे पैर मजबूत नहीं है। जो बाहर से थोड़ी लिपापोती दिख रही है ना, वो खोखली है। ये सच है कि सरकारी खजाना खाली है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट किया जाए, देन जो है वो इन सबको जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनाब आप तुरंत पेपर लाइए, साइन करिए, चलो सबको हमने परमानेंट कर दिया, सारी पोस्टें फिलअप कर दी, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई, यूथ पॉलिसी आ गई, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ गई। मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि रेशनल तरीके से हो। मैं जिन रिफॉर्म्स की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो जो सुधार हो वो तार्किक हो, तर्क दे सकें आपकी। ये हाँ जी, हमने यूथ पॉलिसी लाई है, कैसे लाई जी? रेशनल तरीके से। कैसे लाई जी? हमने यूथ के सुझाव लिए जी, हमने पब्लिक के सुझाव लिए। मैं कह रहा हूँ जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सुझाव लेते हैं, लाल किले से उनको स्पीच देनी होती है, जो सुझाव दीजिए। मन की बात करनी होती है, सुझाव दीजिए। कोई भी नई चीज शुरू करनी होती है, सुझाव दीजिए। तो क्या जम्मू कश्मीर अपनी पॉलिसीज के लिए पब्लिक के सुझाव नहीं ले सकता? कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक में टैलेंट नहीं है? मैं सिर्फ अंत में आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ शॉर्ट वर्ड्स में कि एक नई यूथ स्पोर्ट्स एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी टेम्पररी लोगों को जो है वो कम से कम मिनिमम वेजेस और विद द टाइम आप जितना उनको अच्छा दे सकें। एट द सेम टाइम जो टैलेंटेड यूथ बैठा है जी, उसको चैनलाइज कर। इतनी मैं कहता हूं कि इतनी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, अगर आप सिर्फ वैकेंट पोस्टों को ही भर दें तो मुझे लगता है कि जो एक पढ़ा लिखा यूथ है उसका एक मेजर पोर्शन आप एकोमोडेट कर लेंगे। देन आप आस्ता आस्ता जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करिए जहां पे आपको लगता है कि इन्वॉल्व किया जा सकता है। मैं उन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर की बात की, टूरिस्ट की सेक्टर की बात की, या हाइड्रो उसकी बात की, या इको ग्रीन इकोनॉमी की बात की, ठीक? तो वहां आप उनको एंगेज कर सकते हैं, तो वहां एंगेज करिए। लेकिन रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे, इमीडिएट करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये सिद्ध होने लगा है कि जम्मू कश्मीर 5-10 लोग नहीं चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और जिस तरह से बातचीत हुई, क्लियर कट हो रहा है कि बहुत कम लोग इस समय जम्मू कश्मीर की बागडोर अपने हाथ में लिए बैठे हैं, जो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ऊपर ऊपर क्या है वो तो नजर आ रहा है, पर जमीनी सतह पर क्या है वो नजर नहीं आ पा रहा है। लोगों को इस समय किस चीज की जरूरत है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय युवा क्या चाहता है, क्योंकि ना उनसे सुझाव लिए जाते हैं, ना उनकी बात को सुना जाता है। अगर ऐसा हो कि जब आपने कोई पॉलिसी बनानी हो, उनकी मदद ले लें, उनसे पूछ लें, जिस तरह के ऐसे युवा डीडीसी मेंबर्स हैं उनकी बातचीत कर लें, तो शायद कुछ पॉलिसीज में कुछ डिफरेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपने आइडिया जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।